सभी बच्चों का अब की बार प्रैक्टिस सेट 4 में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए गए हैं यहाँ पर, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। और देखिए, ये होता है कि अगर उनमें से कोई भी वर्ड किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, अब ये तो नहीं कहा जाता कि 15 शब्द दिए गए हैं, 15 वन वर्ड्स पढ़ाए गए हैं तो 15 में से 15 आ जाएंगे। ये होता है कि उनमें से 2-4 आने की उम्मीद रहती है। और फिर बाकी कहा नहीं जा सकता पेपर सेटर्स क्या होते हैं, कैसे क्या सेट करते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास करना और वोकैबलरी तैयार करना, ये सारी चीज़ें समझना, उनको स्टडी करना, ये अपना काम होता है जो कि हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, वही काम किया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादातर ऐसे शब्दों को कि शायद वो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम किसी न किसी सेट में लेते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं। और इसी तरह से हमारा अभ्यास कार्य जारी रहता और वोकैबलरी इतनी मजबूत होती। तो चलिए, तमाम समय न बर्बाद हो इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पेरिकल्स जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, जैकोबियन प्ले है ये। और इसमें एक लाइन आती है कि What you leave behind is not what is engraved in stone monuments। जो भी आप अपने पीछे छोड़कर जाते हैं वो नहीं है जो पत्थर के स्मारकों में लिखा जाता है। मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और बहुत कोई मतलब विशेष कार्य कर जाते हैं, तो कोई स्मारक बना करके, कहीं किसी के नाम का द्वार बना करके उनको लिखा जाता है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है जो स्मारकों में लिख दिया जाता है जो आप छोड़ जाते हो, बट व्हाट इज़ वुवन इनटू द लिव्स ऑफ अदर्स। बल्कि वो है जो आप पीछे छोड़ जाते हो, वो क्या है? वो है जो दूसरों के जीवन में एक ताना बाना बुन जाते हैं, अर्थात जो दूसरों के जीवन में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो जो हम करते हैं तो केवल पत्थरों पर लिख जाए वो विशेष नहीं है, बल्कि विशेष वो है कि दूसरों के जीवन पर उसका इम्प्रेशन पड़ जाए। जो दूसरों का जो जीवन है वो आपके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करते हुए व्यतीत हो, लोग आपके पद चिन्हों पर चलना पसंद करें, जीवन उसको कहते हैं। और उसको कहते हैं कि नहीं, आपने कुछ किया है। तो ये पेरिकल्स जो विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है, ठीक उसी की ये पंक्तियाँ ली गई हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। पहला है वन वर्ड, ए क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग का मतलब होता है बहुत ही सघन गहरी राजनीतिक जो मीटिंग चलती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जो आपका लिखा हुआ पहला क्लिक का मतलब होता है विशेष, कोई गुट, यार मैंने विशेष क्या मतलब गिरोह यानी कि कोई भी गिरोह हो सकता है, गुट हो सकता है। लेकिन कॉकस जो लिखा हुआ, कॉकस का मतलब होता है कोई गुट की बैठक। ये गुट हो सकता है, गिरोह हो सकता है, लेकिन ये है गुटबाजी, मतलब गुट वाली बैठक। ये मीटिंग से रिलेटेड है। जो पॉलिटिकल मीटिंग होती है उसको कॉकस कहते हैं। फ्लोटिला क्या होता है? फ्लोटिला छोटी नावों का बेड़ा होता है, और टोरेंट माने मूसलाधार बारिश होती है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा बी ऑप्शन सही है। कॉकस माने होता है कोई राजनैतिक दल की बैठक को कॉकस कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और देखिए, साथ में मीनिंग मैंने बताई, क्लिक माने कोई गिरोह भी होता है, गुट भी कह सकते हो, लेकिन बैठक नहीं होता है। फ्लोटिला माने छोटी नावों का बेड़ा, टोरेंट माने मूसलाधार बारिश या वेग धारा या धारा प्रवाह, ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है द आर्ट ऑफ अरेंजिंग लेटर्स एंड टेक्स्ट इन अ वे दैट मेक्स द कॉपी legible, क्लियर एंड विजुअली अपीलिंग टू द रीडर। मतलब जो अक्षर होते हैं उनकी व्यवस्था
टेक्स्ट एक तरह से जो लिखा जाता है, जो किसी भी कॉपी को पठनीय, स्पष्ट और बिल्कुल विजुअली मतलब बनाता है पाठक के लिए। इस कला को क्या कहते हैं कि पाठक के लिए कोई भी टेक्स्ट है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बड़ा पठनीय है, स्पष्ट शब्दों में है और शब्दों का जो रख रखाव होता है वो बड़ा सुंदर हो, तो इसको हम कहते क्या, इस कला को क्या कहते हैं। तो देखिए टाइपोग्राफी जो लिखा होता है, टाइपोग्राफी को मुद्रण कला कहते हैं। ठीक, इसके बाद वेनोग्राफी को क्या कहते हैं, सिरा चित्रण कहते हैं। ये एक्सरे में यूज किया जाता है, जो वेंस को मतलब कॉपी करता है। जीरोग्राफी क्या होता है, ये विद्युत छाया चित्रण होता है, जो जीरोक्स कॉपी जिससे निकलती है। टोमोग्राफी क्या होता है, टोमोग्राफी का यूज चिकित्सकीय विभाग में किया जाता है, सीटी स्कैन वगैरह में। तो अब टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन से रिलेटेड नहीं होगा। जीरोग्राफी मतलब जीरोक्स के हिसाब से वैद्युतीय छाया चित्रण होता है, नहीं होगा। वेनोग्राफी जो एक सिरा चित्रण होता है, एक्सरे वगैरह में यूज किया जाता है, नहीं होगा। टाइपोग्राफी का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रण कला। मुद्रण कला का मतलब छपाई कला। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन आपका ए ही सही है, मुद्रण कला, ये वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। मीनिंग जो बताई जा रही है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ताकि वो किसी न किसी दूसरे ढंग से अगर पूछी जाए तो वो आपको लाभ पहुँचाए। इसलिए हर मीनिंग को ध्यान में रखना है। और ये देखिए बड़ी मेहनत से इन सारी चीज़ों को कलेक्शन होता है, और आपको तो ये है कि सिर्फ सुनना मात्र है। तो अगर आप सुनते भी हैं ध्यान से तो मैं समझूंगा कि नहीं, आप लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा है एन ऑब्सेसिव डिज़ायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब एक बहुत ही एग्रेसिव या उन्मादी इच्छा होता है, तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं, वस्तुओं को जलाने की। मतलब बस उसको वस्तुओं को जलाने का नशा है, ये कहिए। ठीक है, तो अब ये कौन होता है, इस नेचर को, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, इस हैबिट को क्या कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर वस्तुओं को जलाने की एक तीव्र इच्छा होती है, उसको कहते क्या है। तो देखिए जो क्लेप्टोमेनिया लिखा है पहले, क्लेप्टोमेनिया, इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। मतलब उस चोरी से उसको लाभ मिले या ना मिले, वो चीज़ उसके लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन वो चोरी कर लेता है, उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, जो कि आपके दिए हुए ग्रुप से रिलेट नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। बी क्या होता है, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया होता है दहनोन्माद। दहनोन्माद का मतलब होता है आग लगाने की बीमारी। ठीक, संभावना इसकी बनती है कि ये हो सकता है। सी नंबर में जो लिखा है लोगोमेनिया, ये अधिक बोलने की बीमारी होती है, मतलब द हैबिट ऑफ एक्सेसिव टॉकिंग, जो ज़्यादा बात करने की हैबिट रखता है उसको लोगोमेनिया कहते हैं। फिर लिखा है नीमोफोमेनिया। नीमोफोमेनिया का मतलब होता है एक्सेसिव जो सेक्सुअल डिज़ायर इन वुमेन, मतलब जो सेक्सुअल डिज़ायर महिलाओं में जो होती है और वो तीव्र होती है, जो उसको नाइमोफोमेनिया कहते हैं, नाइमोफोमेनिया। तो अब देखिए नाइमोफोमेनिया का मतलब सेक्सुअल डिज़ायर हो गया, लोगोमेनिया का मतलब हो गया अधिक बोलने की बीमारी, पायरोमेनिया का मतलब हो गया आग लगाने की बीमारी, और क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो गया चोरी करने की बीमारी। तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सही है बी। अगर कोई वर्ड आप ना सुन पाएँ तो वीडियो को रिवर्स करके भी उसको सुना जा सकता है। तो अब हम आगे चलेंगे चौथे नंबर पर। लिखा ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस फॉर हीटिंग, मतलब कुछ ऐसे मतलब हथियार होते हैं जिनको छिपाने का एक स्टोर हाउस होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए आर्म हाउस, आर्म हाउस माने शस्त्रागार होता है, लेकिन वो शस्त्रागार ऐसा नहीं होता है कि उनको छिपा के रखा जाता हो। भाई कोई चीज़ आपके घर में खुली रखी है और कोई चीज़ छिपी हुई रखी है, थोड़ा सा फर्क समझिएगा। कॉन्वो माने होता है रक्षक दल, मतलब वो रक्षा करने का एक टीम होती है। इसके बाद कैशे, कैशे जो लिखा हुआ है मोबाइल में आपने ये ऑप्शन ज़रूर देखा होगा,
और वहाँ पर बहुत सारे वायरस टाइप की कुछ चीज़ें छिपी हुई होती हैं जिनको ढूंढ करके फिर डिलीट किया जाता है। तो ये कैशे जो लिखा हुआ है गुप्त जगह, यही आपका ऑप्शन सही है। क्लॉक माने होता है किराए के प्रशंसक या भाड़े के प्रशंसक, मतलब ऐसे प्रशंसक जो किसी तरह हायर करके ले आए जाते हैं और वो किसी की प्रशंसा करते हैं। तो डी नंबर आपका सही है नहीं, बी नंबर नहीं सही है। आर माउस में धोखे से लगाना भी नहीं, क्योंकि आर में लिखा है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होकर उसी में लगा देते हैं। लेकिन अंतर ये है कि आर माउस का मतलब शस्त्रागार होता है जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं, लेकिन छिपाने जैसी वाली कोई बात नहीं। फॉर हिडिंग इसमें लिखा हुआ, तो वो होता है आपका कैसे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से गुप्त रह जाती हैं, छिप जाती हैं, तो वो कैसे गुप्त ग्रह या गुप्त जगह कहा जाता है इसको। तो आपका ऑप्शन सही है सी। फिर है आगे आपका 5वां नंबर, लिखा है अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ ए मॉन्स्ट्री और एन एबी। तो जो एबी होता है वो बौद्ध या ईसाई मठ कहा जाता है। मोनेस्ट्री माने भी मठ होता है। बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उनको मठ कहते हैं। जैसे हिंदुओं के मंदिर कहे जाते हैं, मुसलमानों में मस्जिद कही जाती है और ईसाइयों में गिरजाघर कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उनको मठ कहा जाता है। एबी माने भी ईसाई मठ होता है। तो जो ईसाई हो या बौद्ध हो, ये जो शब्द है वो मठ होता है। तो ए मैन हु इज़ द हेड, जो वहाँ का मालिक होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जो एबॉट लिखा हुआ है, एबॉट माने जो होता है वो मठाधीश होता है। जो आर्बिट्रेटर होता है वो पंच होता है, ठीक है। और अल्ट्रुइस्ट माने एक बार आओ पढ़ाया जा चुका है, वो परोपकारी होता है। और जो एबैटर होता है वो एबैटर का मतलब कसाई खाना या बूचड़ खाना होता है, जहाँ पर जानवरों को काटकर उनका मांस निकाला जाता है। तो यहाँ पर एबॉट, एबॉट का मतलब हो गया आपका मठाधीश या मठ गुरु। उस मठ का जो अध्यक्ष होता है उसको हेड यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पर एबॉट ही माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सही है ए। आगे चलते हैं। आगे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। रिचुअल वॉशिंग, पहले तो रिचुअल समझिए। जो रिचुअल होता है वो धार्मिक होता है। उसका मतलब होता है कि जो संस्कारों से और बड़े पवित्र तरीके से जो उसको क्रियान्वित किया जाता है उसको रिचुअल कहा जाता है। तो ये रिचुअल हो गया। और इसके बाद उसका लिखा हुआ है वॉशिंग। वॉशिंग माने होता है धोना, वॉशिंग मीन्स धोना। और ऑफ द बॉडी, और बॉडी का मतलब हो गया आपका शरीर। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर को सांस्कारिक रूप से या धार्मिक रूप से उसका धोया जाता है, मतलब तो धोने का मतलब क्या होता है, स्नान कराया जाता है। तो उस स्नान कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एमेच्योर लिखा है सभी जानते हैं बच्चे, इसका शौकीन होता है, इसलिए इस एमेच्योर को तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और जो एब्स्ट्रूज लिखा है, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है गूढ़ या फिर अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब ऐसा गूढ़, मतलब गूढ़ का मतलब बहुत ही सीक्रेट होता है, दुर्गम, जहाँ जिसके भाव तक या उस जगह तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर इसका भी कोई उसमें मतलब नहीं है, ठीक है। एब्ल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर स्नान या अभिषेक, जिसको कहते हैं जलाभिषेक। तो ये स्नान या एब्ल्यूशन जो है ये इससे मैच करता है। अरेना माने किसी भी चीज़ का अखाड़ा होता है, चाहे वो कुश्ती का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा। तो आपका एब्ल्यूशन का मतलब रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, परंपरागत तरीके से, ये सांस्कारिक रूप से किसी के शरीर को धोना, मतलब स्नान कराना, वो एब्ल्यूशन होता है। उसको हम अभिषेक कहते हैं, जलाभिषेक जिस तरह से होता है, जैसे शिव जी की लिंग का जलाभिषेक होता है। तो उसी हिसाब से हो गया कि धार्मिक और संस्कारों से पूजा और मंत्रोच्चारण के साथ उसको जब हम जल से नहलाते हैं तो उसको जलाभिषेक कहते हैं, उसको एब्ल्यूशन कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद चलते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक एट्सेट्रा। कोई बुक है या किसी भी तरह का कोई भी
ग्रंथ हो या कोई बुकलेट हो या मैगजीन हो, उसके अंत में जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, एग्रेसर माने होता है आक्रामकता या आक्रामक, ठीक, जो मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र भावनाओं वाला व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा आक्रोशित होता है, आवेश में आ जाता है, उसको एग्रेसर कहते हैं। तो यहाँ एग्रेसर का कोई सेंस इस लाइन में है नहीं। एडेंडम का मतलब होता है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब आप समझते हो, जिसको आप बोला करते हो अपेंडिक्स। आप किसी भी बुक में देखिए, कुछ चीज़ें लास्ट में लिख दी जाती है एक्स्ट्रा, उस विषय से संबंधित, उसको एडेंडम कहते हैं। तो एसेटिक माने होता है तपस्वी, और आर्सेनल माने होता है शस्त्रागार। ये आर्म हाउस का सिनोनिम है। तो ये होगा नहीं, एसेटिक होगा नहीं, एडेंडम आपका सही है, एग्रेसर का कोई मतलब नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे लिया जाएगा बी। फिर चलते हैं आपको 8वें की तरफ। तो 8वें में देखिए लिखा हुआ है द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। होता ये है यहाँ पर कि किसी का नाम है, नाम के प्रारंभिक अक्षरों से जो शब्द बना होता है उसको क्या कहते हैं? कुल मिलाकर जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार एब्रीविएशन टाइप का, एक फुल फॉर्म होता है, एक एब्रीविएशन होता है। तो जैसे कोई शब्द लिखा है और उस शब्द का प्रारंभिक अक्षर ले लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्रोनीम। क्योंकि एक्रोनीम माने होता है प्रथम अक्षरों से बना कोई शब्द। जैसे मान लीजिए आपका यूएसए है, ठीक है, तो अब यू से क्या बन गया? यूनाइटेड, एस से स्टेट्स और ए से अमेरिका। तो इस तरह से जब जो हम नाम लेते हैं तो अमेरिका का ए लिया आपका, तो ठीक है, या हम ये कहें कि ए से आपका अमेरिका हो गया। तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो एक्रोनीम कहते हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसका मतलब था गूढ़ या अव्यक्त, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इतना रहस्यमय होता है। और एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। और एंटोनिम का मतलब समझते हो, विपरीतार्थक कोई शब्द होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन सही किया जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद नहीं है वो बनने की कोशिश करता है, या उस बात का बहाना करता है जो वो नहीं है, या बनने का प्रयत्न करता है, वो बनने का प्रयत्न करता है या बहाना करता है जो वो नहीं है। तो इनफॉलिबल माने अचूक होता है, ठीक। और हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। फिलैटली का मतलब होता है डाक संग्राहक, जो डाक टिकट इकट्ठा करने का काम होता है। और यूजेनिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ जेनेटिक क्वालिटीज़। जेनेटिक मतलब जीन वाले जो लक्षण होते हैं उनकी स्टडी जो होती है उसको यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये तो आपको होगा नहीं। फिलैटली डाक टिकट इकट्ठा करने का काम होता है। हाइपोक्राइट माने लिखा पाखंडी। अब पाखंडी को ही आप समझ लीजिए कि बस वही आडंबरी है, वही झूठा है, वो जो है, जैसे एक समय आपने पढ़ा था इम्पोस्टर, मतलब ठग टाइप का आदमी जो होता है, तो उसको हाइपोक्राइट भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है बी। आते हैं 10 नंबर पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। बहुत सारे पौधों को लगाते हुए जो फॉरेस्टेशन यानी जो वनारोपण करने का कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए, फॉरेस्टेशन जो होता है ये एक अलग शब्द है, ठीक है। ये सही शब्द लेना चाहिए एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनीकरण। वनीकरण का मतलब होता है जब हम जंगल को बढ़ा रहे हैं। प्लांटेशन का मतलब पौधारोपण हो गया, वो आप अपने आंगन में एक पौधा लगाते हो, वही प्लांटेशन है। तो वो प्लांटेशन का सेंस अलग है, प्लांटेशन तो होगा ही नहीं। प्लांटेशन होता है वो होता है पौधारोपण या वृक्षारोपण। एक वृक्ष आपने लगाया वो भी हो गया। लेकिन एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आप जंगल खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे जंगल को बढ़ा रहे हैं, अपनी टीम लेकर के बहुत सारे पेड़ लगा करके जंगल को
बढ़ा रहे हैं, वो एफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन उसका उल्टा होता है, मतलब एफोरेस्टेशन इज द एंटोनिम ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्योंकि डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। ये डिफोरेस्टेशन का मतलब जंगल को काट कर ख़त्म कर रहे हैं, और एग्रेसर एक बार पीछे आ चुका है, आक्रामक होता है। तो एग्रेसर का कोई यहाँ काम नहीं। डिफोरेस्टेशन एंटोनिम एफोरेस्टेशन का है, एफोरेस्टेशन आपका बिल्कुल पूरा सही है, तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। इसके बाद है अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। ब्लिस माने आनंद होता है, परफेक्ट माने पूर्ण होता है, और पूर्ण आनंद मतलब एक तरह से परमानंद, यानी परमानंद, परमानंद मतलब परम आनंद। परम आनंद के साथ जो स्वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो आपने देख रखा है यहाँ, वो लिखा है एलिजियम। एलिजियम का मतलब पहला होता है बैकुंठ धाम या आनंद धाम, ठीक। यूजिनी का मतलब होता है एक विशेष फूल का पौधा होता है, उसको यूजिनी कहते हैं। और जो लिखा यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का मतलब होता है प्रियुक्ति, मतलब बहुत ही अच्छी लाइन हो जो आपको पसंद हो, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। और यूफोरा जो लिखा है यूफोरिया, उसको यूफोरिया को उत्साह कहते हैं। तो यूफोरिया को उत्साह कहेंगे, यूफेमिज्म को आपको कहेंगे कि कोई बहुत अच्छी लाइन है, और यूजिनी को कहेंगे आप जो लिखा हुआ है उसको कहेंगे एक विशेष फूल का पौधा होता है वो। और जो एलिजियम लिखा हुआ है वो उसको कहते हैं बैकुंठ धाम या आनंद धाम। तो जो स्वर्ग होता है उसको बैकुंठ धाम बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही। फिर देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में जो लिखा हुआ है उसका मतलब पहले देखते हैं। द वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की बातें चुपचाप सुनता है ना। ये किसी किसी में आदत होती है ओवर हियरिंग करना, मतलब छिप कर सुनना। तो यहाँ पर हैंगर, हैंगर का मतलब टांगना टांगने वाला होता है, ठीक है। ल्यूजियम को मतलब अभी आपने पढ़ लिया बैकुंठ धाम होता है। तो हैंगर का मतलब टांगना या टांगने वाली कोई वस्तु। ल्यूजियम का मतलब बैकुंठ धाम होता है। अभी देखो दोनों उससे मैच नहीं कर रहे। और एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है या उपस्थिति है तो उसको हम एबेंडेंस कहते हैं। एबेंडेंट से बना प्रचुर मात्रा में जो होता है प्रचुर, वो प्रचुरता हो गई। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है इवेस ड्रॉपर, और इवेस ड्रॉपर का मतलब होता है किसी की बात छिपकर सुनने वाला व्यक्ति। चुपचाप बात सुनने वाले व्यक्ति को इवेस ड्रॉपर कहते हैं। इवेस ड्रॉपर मतलब चुपचाप सुनने वाला व्यक्ति। तो ये ए नंबर गलत है, बी नंबर गलत है, सी भी गलत है, और ये डी सही है। तो ऑप्शन सही है तुम्हारा डी। फिर है आगे 13 नंबर, द वन हु हेट्स मैरिज। जो विवाह से घृणा करता है। वैसे भी मैं बोर्ड में भी इन शब्दों को पढ़ा चुका हूँ, जितने शब्द लिखे हैं लगभग ये आपको आते होंगे, और नहीं तो आना भी चाहिए। जो लिखा है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है स्त्रियों से घृणा करने वाला। सॉरी, मिसोगैमिस्ट नहीं, मिसोजीनिस्ट लिखा पहले मिसोजीनिस्ट। बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ध्यान से देखने और सुनने की आवश्यकता है। मिसोजीनिस्ट का मतलब होता है स्त्रियों से घृणा करने वाला। वन हु हेट्स वुमेन, वो होता है मिसोजीनिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति या मानव प्रेमी कह सकते हैं हम। क्रेमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। और मिसोगैमिस्ट लास्ट में लिखा है, और उस मिसोगैमिस्ट का मतलब है विवाह से घृणा करने वाला व्यक्ति। तो जो विवाह से घृणा करता है, जो विवाह करना पसंद नहीं करता है, उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है डी। इसके बाद है आगे चलते हैं 14 नंबर है। यहाँ पर कह रहे हैं द वन हु इज इन द एज ऑफ 90s। जब कोई व्यक्ति 90 की उम्र में पहुंच जाता है 90s में, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, या उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेप्टुएजनेरियन
सेप्टुएजनेरियन मतलब क्या होता है यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि सब क्या क्या लिखा। पहले तो पढ़िए उनको ध्यान से। दूसरा लिखा है ट्राइनटेनियल, फिर लिखा है नोनाजेनेरियन, और फिर लिखा है सेस्क्यूसेंटेनियल। पहले लिखा है सेप्टुएजनेरियन, ट्राइनटेनियल और नोनाजेनेरियन, और लिखा है सेस्क्यूसेंटेनियल, ये लिखा हुआ। तो देखिए जो लिखा ऊपर सबसे सेप्टुएजनेरियन का मतलब होता है आपका 70 वर्ष की अवस्था। 70 वर्ष की अवस्था को हम सेप्टुएजनेरियन कहते हैं। तो ये आपका 90 से रिलेटेड नहीं है। और ट्राइनटेनियल का मतलब होता है 300वीं, यानी 300वीं 300th जो एनिवर्सरी किसी चीज़ की मनाई जाती है, 300वीं वर्षगांठ जो मनाई जाती है, यानी 300 ऐसे करके। तो जो 300वीं वर्षगांठ मनाई जाती है उसको हम कहते हैं ट्राइनटेनियल। नोनाजेनेरियन को कहते हैं 90 वर्ष की अवस्था को। और सेस्क्यूसेंटेनियल को कहते हैं जब हम 150वीं वर्षगांठ मनाते हैं किसी चीज़ की। तो ये 150वीं वर्षगांठ, ये आपका जो ट्राइनटेनियल है ये आपका 300वीं वर्षगांठ, और जो सेप्टुएजनेरियन है लिखा हुआ है ये आपकी 70 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। और जो नॉन एजनेरियन लिखा हुआ है, नॉन एजनेरियन, उसको हम कहते हैं 90 वर्ष की अवस्था। तो वो 19 जो लिखा है 90s की उम्र में जब कोई पहुंचते तो उसको नॉन एजनेरियन कहते हैं। नॉन एजनेरियन ही आपका सही है और ऑप्शन सही है सी। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर, अ स्पीच मेड व्हेन वन इज एलोन, यानी जब कोई अकेला व्यक्ति होता और बात करता है अकेले में, उस स्थिति को, उस अवस्था को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ सबसे पहले सोलोल्यूकी, और सोलोल्यूकी का मतलब होता है आत्मभाषण। और आत्मभाषण शायद ऊपर वाले इस लाइन से मैच कर रहा है। आत्मभाषण मतलब जब अपने आप में कोई बात करेगा उसको हम सोलोल्यूकी कहते हैं। समैरिटन को मतलब आप जानते हैं कि मसीहा टाइप का आदमी होता है, परोपकारी। और मोराटोरियम का मतलब होता है ऋण स्थगन, जब कुछ समय के लिए कोई भी बैंक हो या कोई भी हो, मतलब जो उसको ऋण चुकाना है कुछ समय के लिए उसको टाल देते हैं, छूट दे देते हैं, उसको मोराटोरियम कहते हैं। और एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी। तो यहाँ पर एसेटिक नहीं होगा, मोराटोरियम नहीं होगा, समैरिटन भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सही है ए, जो कि सोलोल्यूकी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर में लिखा है द वन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को कोई गलत कार्य या अपराध करने में मदद करता है। देखिए जो अपराध करता है उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो क्राइम कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, और उसमें कोई अन्य व्यक्ति मदद कर रहा है, उसको क्या कहते हैं। एकम्प्लिश, पार्टनरशिप और एबॉर्टर। तो एबॉर्टर का मतलब आप समझते हैं बूचड़ खाना या कसाई खाना होता है। पार्टनरशिप का मतलब हिस्सेदारी या भागीदारी हो गई, तो इसके माने बूचड़ खाना, इसके माने पार्टनरशिप माने भागीदारी, और इस एकम्प्लिश माने होता है पूरा करना। ठीक है, इन तीनों में से कोई चीज़ इससे मैच नहीं करती, और इस एकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। इस एकम्प्लिश का मतलब सह अपराधी। तो यहाँ पर ऑप्शन लिया जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका द लिटरेचर डीलिंग विद द लिव्स ऑफ सेंट्स, मतलब संतों के जीवन के साथ आप साहित्यिक जब कोई चर्चा करते हैं, बर्ताव करते हैं या व्यवहार करते हैं संतों के जीवन के साथ, अर्थात जब संतों के जीवन का हम उल्लेख करते हैं, उनके जीवन के तमाम जो अच्छे कार्य रहे हों, धार्मिक उनकी जो गतिविधियाँ रहीं,
जब हम लिटरेचर साहित्य के साथ उसको जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी जैसे आपने पढ़ा था, एक बार मैंने बताया था, द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जब ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी ऊतक विज्ञान कहते हैं। और जो हैगियोलॉजी लिखा हुआ है उसको कहते हैं संत साहित्य। हाइड्रोजोलॉजी जो तीसरे नंबर पे लिखा है हाइड्रोलॉजी, ये आपका जल विज्ञान होता है। और एथोलॉजी का मतलब होता है चरित्र निर्माण शास्त्र या नैतिक शास्त्र भी कह देते हैं। तो देखो हिस्टोलॉजी का मतलब ऊतक विज्ञान, हैगियोलॉजी का मतलब संत साहित्य, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान और एथोलॉजी का मतलब चरित्र विज्ञान। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, क्योंकि हैगियोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी संत के जीवन की चर्चा साहित्य में या साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आपका हैगियोलॉजी, यानी इस जो ग्रुप लिखा है उस ग्रुप का वन वर्ड होगा बी ऑप्शन, हैगियोलॉजी। फिर है आपका 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा है द वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू रिफर टू ए स्पीकर हु डज नॉट यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। शब्द जो प्रयोग किए जा सकते हैं किसके लिए? टू रिफर टू ए स्पीकर, किसी एक ऐसे वक्ता को, हु डज नॉट यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जो आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। जो आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, ऐसे स्पीकर की इस शैली को क्या कहते हैं? तो देखो लिखा टैसीटर्न लिखा है। टैसीटर्न का मतलब होता है आत्मभाषी। ये टैसीटर्न का मतलब, तो ये तो उससे मैच नहीं करता है। गैरुलस का मतलब जो होता है वो होता है वाचाल। वाचाल का मतलब जो बहुत बात करता है वो गैरुलस हो गया। और जो लिखा है आपका इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है धीरे से बोलना। तो देखो धीरे से बोलना ये इससे मैच नहीं कर रहा, गैरुलस इससे मैच नहीं कर रहा, टैसीटर्न इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि टैसीटर्न माने आत्मभाषी हो गया, गैरुलस वाचाल हो गया, इनआर्टिकुलेट का धीरे से बोलना हो गया। और लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी ब्रीफली। तो जब कोई चीज़ ब्रीफली एक्सप्रेस की जाती है उसको लैकोनिक कहते हैं। और यहाँ पर वही लिखा है कि कोई ऐसा स्पीकर हो जो आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग ना करता हो, संक्षेप में आप वो बात करता हो, उसको लैकोनिक कहते हैं। ब्रेविटी इज द कहते हैं सोल ऑफ विट्स। ब्रेविटी द सोल ऑफ विट्स मतलब संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा होती है। तो वो वहाँ पर लाइन कही गई, यही चीज़ है लैकोनिक। तो ऑप्शन यहाँ माना जाएगा सही डी। फिर देखिए लिखा हुआ है द वन हु इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है अनुशासक, जो डिसिप्लिन बनाता है। लेकिन स्ट्रिक्ट लगा है यानी जो कड़ा अनुशासक हो। तो मैरिनेट, अब मैरिनेट का मतलब होता है अचार बनाना, मैरिनेट का मतलब अचार बनाना हो गया, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पर कह रहे द वन हु इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन का मतलब अनुशासक होता है, स्ट्रिक्ट माने कड़ा होता है। तो मैरिनेट से तो इसका कोई रिलेशन है नहीं। शोवनिस्ट, शोवनिस्ट का मतलब होता है कौम परस्त, कौम परस्त या फिर होता है अंध राष्ट्रवादी। और अंध राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि बिल्कुल अंधा होकर के किसी धर्म का या संप्रदाय का बिल्कुल पूरी तरह से कट्टरवादी ये पालन करता है, उसमें किसी भी तरह की खामियां हो कमजोरियां उससे मतलब नहीं है, वो अपने धर्म का अंधभक्त होता है, वो होता है शोवनिस्ट। शोवनिस्ट हो गया। तो अब यहाँ शोवनिस्ट भी सही नहीं है इससे, तो ये आपका बी नंबर और ए दोनों कैंसिल हो गए। टी टोटलर तो बहुत पढ़ा होगा तुमने। टी टोटलर का मतलब होता है जो मद्य त्यागी होता है, जो मदिरापान नहीं करता है। जो मदिरापान नहीं करता है उसको हम टी टोटलर कहते हैं या मद्य त्यागी कहते हैं। फिर लिखा है मार्टिनेट। तो मार्टिनेट माने होता है अनुशासन का पक्का या फिर होता है कड़ा अनुशासक, मार्टिनेट लेयर। तो ये चीज़ इससे मैच करती है कि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, तो मार्टिनेट होगा उसका। अब देखो मार्टिनेट और मैरिनेट
दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये होता है अचार बनाना, और ये मार्टिनेट का मतलब होता है कड़ा अनुशासक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही है आपको। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। यहाँ पर लिखा है द वन हु इज़ वेरी स्टबर्न। तो जो ऑब्ड्यूरेट लिखा है, ऑब्ड्यूरेट इसका मतलब निष्ठुर होता है। वैन का मतलब व्यर्थ होता है। डिस्पेयर का मतलब निराशा होती है, और एसेटिक का मतलब तपस्वी होता है। तो जैसे यहाँ पर ऑब्ड्यूरेट लिखा है, ऑब्ड्यूरेट, तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब निष्ठुर या जिद्दी या हठी, ये तीनों मीनिंग इसकी होती हैं। निष्ठुर का मतलब वही हो गया जो मतलब नाजुक नहीं है, कोमल नहीं है, स्टबॉर्न जिसको हम कहते हैं, स्टबॉर्न माने जिद्दी होता है, तो वही ऑब्ड्यूरेट में ये सेंस है, ऑब्ड्यूरेट। ठीक, तो वैन माने व्यर्थ होता है, डिस्पेयर में निराशा होती है, और एसेटिक माने तपस्वी होता है। इसमें कहीं पर भी इस तीनों में ये सेंस नहीं है, तो आपका सेंस मिलता है ए में। द वन हु इज़ वेरी स्टबर्न, जो बहुत बड़ा जिद्दी या हठी होता है, उसको हम ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ का। अब इसके बाद देखते हैं 21 नंबर। द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। एक कोई सरकार का ऐसा जो भाग हो या सरकार में कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो नियम या कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा मतलब भाग या विभाग है जो कानून बनाता है। तो देखिए जुडिशियरी माने होता है न्यायतंत्र, ठीक, ये न्यायपालिका कह सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा या विधानमंडल। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो तीसरे नंबर पर यहाँ आप देख रहे हैं उसका मतलब होता है कार्यकारिणी या कार्यपालिका। तो जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, और लेजिस्लेचर का मतलब विधानमंडल या विधान परिषद या विधानसभा, और कोर्ट का मतलब दरबार या अदालत से मतलब है। तो यहाँ पर डी नहीं होगा, ई नहीं, सी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी जो होता है वो न्याय सुनाता है, किसी के अपराध पर या कुछ भी उस पर न्याय अपना देता है, फैसला सुनाता है। लेकिन कानून बनाने वाली जो एक मंडल है या तंत्र है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको बी। इसके बाद है 22 नंबर। 22 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समथिंग दैट कैन बी कैरीड ईजिली। कोई ऐसी वस्तु जिसको हम आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? आता होगा तुम सभी को। रिलेटेबल का मतलब होता है किसी से जोड़ा जाने योग्य। रिलेटेबल मतलब रिलेट से बना, रिलेट का मतलब संबंध बनाना या जुड़ना किसी से। तो जो रिलेटेबल जुड़ने योग्य हो, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। चैरिटेबल का मतलब होता है धर्मार्थ, और धर्मार्थ कह सकते हो उसको, ये दानशील कर सकते हो। चैरिटेबल का मतलब चैरिटी से बना है। पोर्टेबल का मतलब होता है फिट टू ड्रिंक, जो पीने के उपयुक्त हो उसको पोर्टेबल कहते हैं। और ये भी मैं पिछले किसी वीडियो में दोनों ही बता चुका हूँ, पोर्टेबल भी बता चुका हूँ। पोर्टेबल आपका होता है दैट कैन बी कैरीड ईजिली, जब किसी चीज़ को हम आसानी से अपने साथ पोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसको पोर्टेबल कहते हैं। तो जो सी नंबर पे है और जो डी नंबर पर है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इस बात को ध्यान रखना है कि इस जगह आपका ऑप्शन सही है डी नंबर को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है 23 नंबर। 23 में लिखा हुआ है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। ये पीछे अभी अभी आज ही के इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो टिकट या डाक टिकट का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं? बिबलिस्ट का तो मतलब होता है बाइबल से संबंधित, मतलब बाइबल जो ग्रंथ है, माँ जो काव्य है, उनको जैसे हम तमाम धर्मों के अलग अलग बुक्स जो होते हैं वो बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात हो उसको बिबलिस्ट कहते हैं, या आदमी हो उससे संबंधित तो बिबलिस्ट हो जाएगा।
फिलेटलिस्ट का वही मतलब जो आप लाइन देख रहे हो। जो व्यक्ति स्टैम्प्स कलेक्शन करता है उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। और डुअलिस्ट जो लिखा हुआ है, डुअलिस्ट का मतलब द्वैतवादी होता है। द्वैतवादी का मतलब होता है जो जैसे विवेकानंद का अद्वैतवाद था, उसका मतलब था कि मतलब वो एक से अधिक ईश्वर को, ये देवताओं को ना मानने वाले जैसे। तो ये डुअलिस्ट का मतलब जो द्वैतवादी होता है, मतलब दो सिद्धांतों का पालन करता है, दो धर्मों का या दो विश्वास पर चलता है, उसको डुअलिस्ट कहते हैं। और वोकलिस्ट जो लिखा हुआ, वोकलिस्ट का मतलब गायक या गवैया होता है। तो यहाँ पर डी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका बी। जो कि फिलैटलिस्ट होता है जो स्टैम्प यानी डाक टिकटों का एक संग्रह करता है या उनको इकट्ठा करता है, वो उसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। 24 नंबर है आपका, स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में खास तौर पर अनेक ऐसे बेड जो सोने मतलब ऐसे अनेक सोने वाले कमरे जिनमें बेड्स पड़े होते हैं। तो स्लीपिंग रूम सोने वाले कक्ष, विद सेवरल बेड्स मतलब बहुत सारे बेड्स के साथ, स्पेशली इन ए कॉलेज जो खास तौर पर कॉलेज में होते हैं या किसी संस्था में होते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि उसको कहते क्या हैं। डॉर्मिटरी जो लिखा हुआ है, डॉर्मिटरी माने छात्रावास होता है। मॉनिटरी का मतलब होता है चेतावनीपूर्ण, चेतावनीपूर्ण या चेतावनी से भरा हुआ। और जो लिखा है साइटेटरी, यह मतलब होता है हैविंग पावर टू रिसाइट, ये साइट उद्धरण करने की जो क्षमता होती है उसको साइटेटरी कहते हैं। और फ्यूमेट्री, जो फ्यूमेट्री होता है वो एक तरह की जड़ी बूटी है। ये जो लिखा हुआ है ये जड़ी बूटी, कोई यूरोपियन एक मतलब हर्बल प्लांट होता है और जो चिकित्सकीय उद्देश्य से जिसका प्रयोग किया जाता है उसको फ्यूमेट्री कहते हैं। तो फ्यूमेट्री तो होगा नहीं, साइटेटरी भी नहीं होगा और मॉनिटरी भी नहीं होगा, क्योंकि डॉर्मेट्री का मतलब छात्रावास होता है। तो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की बात है तो छात्रावास में ही ऐसी एक व्यवस्था होती है जहाँ पर सोने के बहुत सारे कमरे और उनमें बिस्तर लगे होते हैं, क्योंकि खासकर उसने कह दिया कॉलेज या इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन आपका माना जाएगा सही ए। अब ये लास्ट है आपका, कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम। म्यूजियम माने संग्रहालय, संग्रहालय का कोई संरक्षक होता है, कस्टोडियन माने संरक्षक होता है। अब उसको यहाँ पे कहते क्या है, जैसे यहाँ पर एरेटर लिखा, एरेटर का मतलब जलवाहक होता है, यानी एरेटर का मतलब जलवाहक। और ओरेटर जो लिखा है इसका मतलब वक्ता होता है, कोई स्पीकर होता है बहुत अच्छा। क्यूरेटर जो लिखा है वो क्यूरेटर का मतलब संग्रहाध्यक्ष। अब संग्रहाध्यक्ष का मतलब होता है रक्षक। कहीं पर कोई चीज़ प्राचीन या पुरानी चीज़ों का जहाँ कलेक्शन होता है, फिर वहाँ उस भवन में जो उसकी रक्षा करता है उसको संग्रहाध्यक्ष कहते हैं, यानी क्यूरेटर कहते हैं। जो म्यूजियम की देख रेख करता है उसको क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक। और ख़ास तौर पर एक जगह और इसको यूज करते हैं, जब क्रिकेट की पिच की कोई रक्षा करता है और उसको बनवाता है, उसकी सेफ्टी करता है, उसको भी क्यूरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम है, चूँकि ये शब्द यहाँ भी इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ पर इसको क्यूरेटर कहते हैं। और कोरोबोरेटर, जो कोरोबोरेटर है उसका मतलब साक्षी या विटनेस होता है, कोई एविडेंट होता है, मतलब एविडेंस रखने वाला व्यक्ति यानी साक्षी या प्रमाण रखता है, गवाह होता है, किसी चीज़ की पुष्टि करने वाला होता है, उसको कोरोबोरेटर कहते हैं। तो देखिए ये डी सही नहीं होगा, बी भी सही नहीं होगा और ए भी सही नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। तो मान कर चलते हैं कि अब यहाँ से तो आगे कोई एक्सरसाइज मतलब वो क्वेश्चन है नहीं। 25 क्वेश्चन आपको मैंने लिए थे और वो मैंने पूरे कर दिए हैं, और 25 में 4-4 शब्द हैं, तो आप उसकी वैल्यू ज़रा थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कि 25 वर्ड्स जो क्वेश्चन है उनमें 4 वर्ड्स हैं, तो एक शब्द तो आपको पता ही चला कि मान लीजिए कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम आपने समझा। इसके साथ साथ आपको पता चला कि कोरोबोरेटर क्या होता है, ओरेटर क्या होता है और एरेटर क्या होता है।
एरेटर मीन्स अभी मैंने बताया था आपको जलवाहक होता है। तो ऐसे करके आपके पास 100 शब्दों का पूरे 100 वर्ड्स का नॉलेज आपके पास पहुंच रहा है। और मैं समझता हूं कि मैं तो समझता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी तुम समझो कि वो तुम्हारे लिए कितना उपयोगी है। और अगर वाकई में उपयोगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे बच्चे कमेंट ज़रूर करें और बताएं, क्योंकि जब तुम लोग कमेंट आते हैं ना तो उसमें ये हो जाता है अपने अंदर या मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलिए बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है। फिलहाल अब यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। और तब तक के लिए सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।